हम डॉक्यूमेंटेशन की बात तो करते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन असल में है क्या? डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या सिर्फ टैक्स देना है? डॉक्यूमेंटेशन का मकसद ट्रेड लाइसेंस लेना है? क्या है डॉक्यूमेंटेशन? What the hell is documentation? I'm fully documented. मैं आईडी कार्ड दे दे के पागल हो गया हूँ। मैं कागज संभाल नहीं सकती जैसे मेरे पास कागज है, मेरे पास एफिडेविट्स हजार है, मेरे पास हजार किस्म की चीजें हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन कब खत्म होगी? या धुएं निकल गए हमारे डॉक्यूमेंटेशन कर करके। पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेशन को तबाह किसी ब्यूरोक्रेट ने, किसी सियासतदान ने, किसी फौजी ने नहीं किया। अगर आप गुलबर्ग लाहौर में चले जाएं तो लाहौर में गुलबर्ग का हर घर कहीं ना कहीं आपको रिकॉर्ड पे नजर आ जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ 1970 से पहले की, 1977 से पहले की। पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेशन का लेवल तकरीबन वही था जो इंडिया का था और दुनिया के तमाम तहजीब याफ्ता मुल्कों का था। आज भी कराची में PCHS के अंदर आपको जाएंगे तो घर का कहीं ना कहीं किसी टैक्स रिकॉर्ड में, किसी कागज में मिल जाएगा। और वो कारोबारी जो 77 से पहले कारोबार करते थे, उनका कोई ना कोई रिकॉर्ड, कागज, सब कुछ आपको मिल जाएगा। सिंस डेकेड्स में, तो जब से होश संभाला है हम बातें कर रहे हैं। ये आई थिंक 80 से 90 से ये, बल्कि हमसे भी पहले से मेरे ख्याल में ये इशू, इस पे बात होती रही है। डिस्पाइट सेवरल स्टडीज, डिस्पाइट सेवरल डिबेट्स, ये मसला जो है वो हम रिजॉल्व तो नहीं कर सके हैं। जो बेसिक जो इंडिकेटर होता है, हमारा मसला यही है इस मुल्क का कि हमारी टैक्स कलेक्शन बहुत कम है और खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट होता है सरकार का, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। और सारी जो इकॉनमी है, जो ज़्यादातर लोग हैं वो टैक्स से बचने के लिए जो है, इवन बड़े बिजनेसेस जो है ना, वो डबल रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं। ठेले वाला भी अपना रिकॉर्ड रखता है, वो भी अपनी सेविंग्स भी करता है, जो रिप्लेसमेंट है बैंक की वो अपने रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करता है, जिसके अंदर उसको ये पता होता है कि मैंने आज क्या सामान लिया और मैंने किसको पेमेंट करनी है। वो भी लेंडिंग कर रहा होता है, किसी न किसी जगह पर खाता मेंटेन होता है। उसके पास भी अपने एम्प्लॉयमेंट्स होती हैं। सिंपल वजह क्या है कि वो इस फॉर्मल सेटअप में क्यों नहीं आना चाहता, उसकी मेरे सब ख्याल से दो रीजंस हैं। पहली चीज़ कि हमने, आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा कि इस टैक्स के निज़ाम को इतना कम्प्लेक्स कर दिया कि वो अपने आप को इस झंझट से बचाना चाहता है। इस्लामाबाद में ही तकरीबन 118 रेगुलेटर अथॉरिटीज़ मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कारोबार करना है तो आपने इन 118 रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को ना सिर्फ झेलना है, बर्दाश्त करना है, बल्कि आपने उनकी जायज़ नाजायज़ बातों को मानना है। मैं कारोबार कर रहा हूँ, मैंने उस कारोबार के लिए एक, हमारे पास कोई ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से लोग आते हैं और वो अपना खाता खोल के मुझसे पूछते हैं कि क्या आप इसके साथ रजिस्टर्ड हैं। मैं उनसे कहता हूँ जी मैं रजिस्टर्ड हो जाता हूँ, मुझे बताइए कि आप हमें क्या बेनिफिट्स देंगे। वो मुझे ये कहते हैं कि हम सोशल सिक्योरिटी की तरफ से आए हुए हैं, अगर आपका एक एम्प्लॉय हमारे साथ रजिस्टर होगा तो हम एक हॉस्पिटल की फैसिलिटी एम्प्लॉय को दे देंगे। मैं बहुत खुश हो जाता हूँ कि मेरे साथ जो एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं, जो प्राइवेट सेक्टर से काम जिनका ताल्लुक है, इनको मेडिकल की फैसिलिटी मिल जाएगी। लेकिन आफ्टर रजिस्ट्रेशन, जिसका एक पूरा प्रोसेस है, जिसके अंदर मेरे बिजनेस की पूरी सीक्रेसी लीक आउट हो जाती है। मेरा मालिक कौन है, मैं उसके साथ कितने एग्रीमेंट पर बैठा हुआ हूँ, कब तक मेरा एग्रीमेंट है, मेरे एसिड्स क्या हैं, वो मेरी सीक्रेसी आउट होने के बाद मैं अपने स्टाफ मेंबर को कहता हूं कि बेटा वेरी गुड, अब आप अपने मेडिकल के लिए इस हॉस्पिटल में जाइए, आपको फैसिलिटी मिलेगी। जब वो मेरा बच्चा, मेरा एम्प्लॉय, मेरा टीम मेंबर उस हॉस्पिटल में जाता है तो उसे पता लगता है कि ये I9 में बना हुआ हॉस्पिटल पिंडी की रजिस्ट्रेशन में आता है, हम आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। हमारे जो इनफॉर्मल इकॉनमी, सो कॉल्ड, जिसको अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी भी कहते हैं, वो जब भी नई गवर्नमेंट आती है, जब भी नया बजट आता है, तो उसके बारे में बहुत सी बातचीत होती है कि इसको कैसे डॉक्यूमेंट किया जाए। और ये हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं कि इसको कैसे डॉक्यूमेंट करना है, इसको क्या करना है, ये प्रॉब्लम है कि नहीं है। ये इसको बहुत लान तान भी की जाती है कि ये टैक्सेस नहीं देते, ये अपना हिस्सा नहीं डालते इकॉनमी में। लेकिन इसके बरक्स अगर देखा जाए तो इनफॉर्मल इकॉनमी जो है वो इस वक्त आपकी जो फॉर्मल इकॉनमी है उसका 50% से भी कुछ अंदाज़ों के मुताबिक 70% के करीब है। तो
कोई तो वजह है कि इनफॉर्मल इकॉनमी जो है वो इतनी बढ़ रही है, वो बहुत से लोगों को रोज़गार मुहैया करती है, यहाँ से एंटरप्रेन्योर जो हैं वो पैदा होते हैं और इसमें सब कुछ बुरा नहीं है। अब हम इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं सबसे पहले चूँकि हमने थोड़ा सा मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊंगा। पाइड ने एक स्टडी की कॉमर्स इन पाकिस्तान, जिसमें डोमेस्टिक कॉमर्स और इंटरनेशनल ट्रेड को हमने किया देखा। इस वक्त जो आपको अदाद शुमार है वो सिर्फ होलसेल एंड रिटेल के बताऊंगा। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 2.66 मिलियन के करीब होलसेल एंड रिटेल इस्टेब्लिशमेंट है। ये हमने सर्वे किया और उसकी बेस पे हमने प्रोजेक्शंस की। और अभी रिसेंटली उसके अलावा एक स्टडी थी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की, उनके मुताबिक जो है वो 2.39 मिलियन के करीब होलसेल रिटेल हैं। तो हमारे रिजल्ट जो हैं वो काफ़ी करीब करीब हैं। इस्लामाबाद में वैसे तो बहुत सी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, लेकिन जो होलसेल और रिटेल के हैं वो तकरीबन 50,000 के करीब हैं जो इस्लामाबाद में हैं। फिर हमने किया कि हमने अब चूँकि यहाँ पे डिस्कशन जो है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल की हो रही है, डॉक्यूमेंटिंग की हो रही है, तो हमारे अंदाजे के मुताबिक जो फॉर्मल सेक्टर में या टियर 1 होलसेल एंड रिटेलर्स हैं वो सिर्फ 8% हैं और बाकी जो हैं वो 92% हैं। ये पूरी पाकिस्तान की है, जो कि बहुत बड़ी तादाद है। हो सकता है कि ये फिगर थोड़ी सी एग्जैजरेटेड हो, लेकिन आप इसके करीब करीब ही है। फिर हमने जो होलसेल एंड रिटेल ट्रेडर्स का सर्वे किया, उसके मुताबिक हमने उनसे पूछा कि आपके ख्याल में, ट्विन सिटीज़ में किया, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, आपके ख्याल में आपको क्या बिज़नेस शुरू करने के लिए अप्रूवल चाहिए? तो 54% ने कहा जी हमें कोई, 46% ने कहा कि हमें कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। ये आपको बताता है कि लोगों का नॉलेज वगैरह इस मामले में क्या है। फिर हमने कहा जी कि आपको पता है कि आपके बिजनेस में कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जो आपको डील करती हैं? तो 42% ने कहा जी कि सिर्फ एक बॉडी है। 5.48% ने कहा जी कि 2 रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं और 3 जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उन्होंने कहा जी कि सिर्फ 0.52% जो हैं वो कहते हैं जी कि हमें किसी रेगुलेटरी बॉडी 3 की ज़रूरत है। और जिस तरह मैंने पहले बताया कि 46% के करीब ने कहा जी कि हमें कोई रेगुलेटरी ज़रूरत नहीं। अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो ट्विन सिटीज़ में जो होलसेल एंड रिटेल सेक्टर है जो हमने सर्वे किया, उसमें से 13% ने कहा जी कि हम इनकम टैक्स देते हैं, 10.3% ने कहा जी कि हम सेल्स टैक्स देते हैं और म्यूनिसिपल टैक्स 6.8% ने कहा। यहाँ पे जो रेगुलेट करते हैं उसमें बहुत सी हैं जो होलसेल एंड रिटेल सेक्टर को करते हैं। उसमें लेबर डिपार्टमेंट, जिसमें EOBI, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के सिलसिले में रेगुलेशंस हैं। फिर एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है जो उनको देखता है। साइन बोर्ड की रेगुलेशंस हैं, ट्रेड लाइसेंसेस चाहिए, फिर लीज और रेंट की रेगुलेशंस हैं। सर्विसेज पे टैक्स है वो डिफरेंट उसमें आता है, और टैक्सेशन और गुड्स और इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटीज़ मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन पे वो देते हैं। तो इनफॉर्मेलिटी या अनडॉक्यूमेंटेशन क्यों है? उसकी वजह ये है कि बहुत सी जो मेजॉरिटी हैं वो स्मॉल इस्टेब्लिशमेंट हैं जिनको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। जिस तरह भी मैंने जिक्र किया, बहुत से डिपार्टमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है और जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेसेस हैं वो टीडियस हैं और कंफ्यूजिंग हैं। एक अनपढ़ या कम पढ़े लिखे बंदे के लिए वो मुश्किल है। इस्लामाबाद में पाइट की स्टडी के मुताबिक 115 से 120 के करीब रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, तो इन सब से डील करना एक छोटे कारोबारी आदमी के लिए आसान काम नहीं है। और फिर टैक्सेस की मल्टीप्लिसिटी है जिससे कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस बढ़ती है, और जो लोग टैक्स फाइल नहीं करते वो इसलिए नहीं करते, जो बड़ी तादाद है कि उनको इस चीज़ का डर है कि उन पर अगर एक टैक्स फाइल कर दिया तो उसके बाद फिर अगर उन्होंने इनकम कम शो की तो पेनल्टीज़ और ऑडिट्स वगैरह होंगे। और फिर जो फॉर्मल सेक्टर फाइनेंस है, ये जो इसका एक्सेस करना इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है कोलेट्रल और दूसरी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कुछ हद तक पाकिस्तान के भी इनफॉर्मल सेक्टर का है।
सबसे पहले मैं असद अली शाह साहब से ये पूछूंगा कि हम डॉक्यूमेंटेशन की बात तो करते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन असल में है क्या? डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या सिर्फ टैक्स देना है? डॉक्यूमेंटेशन का मकसद ट्रेड लाइसेंस लेना है? क्या है डॉक्यूमेंटेशन? जिस सेंस में डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं तो मोस्टली तो यही बात है कि डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी वही है जो फॉर्मल इकोनॉमी है, जो कि टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं। आई थिंक ब्रॉडली तो यही डिफरेंस है मेरे ख्याल में। शब्बर साहब बैठे हैं, मेरे ख्याल में ये डॉक्यूमेंटेशन की इस तरह जो है ये इन्होंने ही शुरू की थी। मेरे ख्याल में तो ये फॉर्मल या इनफॉर्मल इकोनॉमी या ब्लैक इकोनॉमी कह दें, वो है डिस्टिंक्शन जो है कि जो द फैक्ट इज़ कि हमारी जो इकोनॉमी है 25 करोड़ के लोगों में से जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वो आपको पता है कि वो 20-30 लाख से ज़्यादा नहीं करते, विच इज़ वेरी वेरी स्मॉल परसेंटेज। और FBR के हिसाब से वो डिफरेंट उनके पास जो डेटा अवेलेबल है और जो अनाउंस करते रहे हैं, किसी हिसाब से कभी वो कहते हैं 20 मिलियन होने चाहिए, इट हैज़ रेंज फ्रॉम 20 to 30 मिलियन पीपल who should be filing tax returns based on जो इनकम टैक्स लॉ की रिक्वायरमेंट्स हैं। आइदर उनकी इनकम जो है वो बेसिक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, या उनके पास प्रॉपर्टीज़ हैं या व्हीकल्स हैं। तो उस लिहाज से जो है नंबर ऑफ़ पीपल हु आर इन डायरेक्ट टैक्स नेट वो बहुत थोड़े हैं। लेकिन क्योंकि डायरेक्ट टैक्स जो है वो हम नहीं कलेक्ट कर सके हैं, एंड I think we have been talking about this issue of documentation or formal, non-formal economy since decades। में तो जब से होश संभाला है हम बातें कर रहे हैं। ये I think 80s से 90s से ये, बल्कि हमसे भी पहले से मेरे ख्याल में ये इशू इस पे बात होती रही है। तो लेकिन despite several studies, despite several debates, ये मसला जो है वो हम रिजॉल्व तो नहीं कर सके हैं। जो बेसिक जो इंडिकेटर होता है, असल इशू यही है कि हमारी पहले आपने जो IMF का या इकोनॉमी का सेशन हुआ होगा, आई एम श्योर यू मस्ट हैव डिस्कस्ड, कि हमारा मसला यही है इस मुल्क का कि हमारी टैक्स कलेक्शन बहुत कम है और खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट होता है सरकार का, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। और सारी जो इकोनॉमी है, जो ज़्यादातर लोग हैं वो टैक्स से बचने के लिए जो है, इवन बड़े बिजनेसेस जो है ना वो डबल रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम जो टैक्स कलेक्शन कम होता है, उससे भी ज़्यादा इशू जो है ये है कि हमारी जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो हमारे जो बिजनेसेस हैं, वो बजाय इसके कि इनोवेशन करें और अपनी बिजनेसेस को ग्रो करें, उस पर फोकस करें कि हम अपनी कॉस्ट कैसे रिड्यूस करें, अपनी टर्नओवर कैसे बढ़ाएं, दुनिया के साथ कैसे compete करें। वो मेनली जो पैसे जो है ना, एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो है ना, वो टैक्स एवेड करके पैसे बनते हैं। तो दैट ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम रिड्यूसिंग द टैक्स कलेक्शन, जो उससे भी ज़्यादा जो हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है एडवर्सली, वो ये है कि यू नो जो एंटरप्रेन्योर है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, जो है ना, दैट्स वाई जो है ना इनोवेशन नहीं होती। तो जाहिर है इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स जो है, जब आप डबल रिकॉर्ड कीपिंग करें और फिर गवर्नमेंट ने उसको टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए बहुत सारी जो है ना विद होल्डिंग टैक्सेस, क्योंकि टैक्स कुछ ना कुछ तो हर आदमी टैक्स दे रहा होता है। बाय द वे, ये कहना कि टैक्स नहीं दे रहा ये गलत है। इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है ना वो मेनली, इवन इनकम टैक्स जो है ना वो भी इनडायरेक्ट टैक्स हो गई है आपकी। तो टैक्स तो हम सब दे रहे होते हैं और वो भी दे रहे होते हैं। इट्स द क्वेश्चन ऑफ एक्सटेंट कि आप जो है आपकी इनकम कितनी है, आपकी वेल्थ कितनी है और आप दे कितने रहे हैं। तो देयर इज ह्यूज टैक्स इवेजन ऑफ बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। और
और एक वजह उसकी ये भी है कि ऑब्वियसली हमारे पास जो है ना वो जो एलीट क्लास है, इट्स बोथ ऑन दी आई थिंक दी बिजनेसमैन एज वेल एज ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिशियंस, वो सब किसी न किसी तरीके से जो है ना इतना सीरियसली कमिटेड नहीं है, पूरी सोसाइटी। आई मीन तो बात यह है कि हम बातें जरूर करते हैं, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पॉलिटिकल विल। पॉलिटिकल विल कम्स फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी, एंड पॉलिटिकल पार्टी एंड पार्लियामेंट को अगर आप देखें तो उनको आप देख लें कि वो कितना टैक्स देते हैं। हाउ मेनी ऑफ देम, जब जो गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं वो अगर टैक्स नहीं देते और फिर उनको वो कंट्रोल करते हैं, हमारे पास वी ऑल नो वी हैव अ हाइब्रिड काइंड ऑफ अ सिस्टम। आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी मतलब सारे बड़े लोग उनके पास हैं, एंड ऑल पावरफुल पीपल आर देयर। तो इस वजह से जो है ना अगर हमारा इंटेंट हो तो ये कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है मेरे ख्याल में। विद टुडेज टेक्नोलॉजी जो है ना डॉक्यूमेंटेशन, या बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन इज अबाउट डेटा कलेक्शन। सो यू नो कलेक्टिंग डेटा, एक तो हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज आपस में बात नहीं करती, आपस में कोलैबोरेट नहीं करती। द बेस्ट वे इज के आई मीन वी हैव टू मेनी, जैसे आपने कहा, टू मेनी टैक्स एजेंसीज, टू मेनी रेगुलेटर्स, टू मेनी टैक्स अथॉरिटीज। आप देखें ना एग्जांपल, फेडरल गवर्नमेंट में तो एक FBR एक अदारा है जिसपे भी 18,000 पता नहीं 20,000 लोग हैं, और शब्बर साहब कहते हैं कि अगर वो उसको रिड्यूस कर दें, आधे कर दें, तो शायद रेवेन्यू बढ़ जाएगा उसका। Thank you, sir. कर देना So चाहिए। we will come back to this again. Yeah. Okay. So I think broadly ये issues हैं। I mean we can go on talking about it. ज़हीर साहब, सर आप तो हेल्म ऑफ अफेयर्स पे रहे हैं। ये जिस तरह असद साहब ने बात की कि हम बचपन से 80s 70s चलें 80s 90s से सुनते आ रहे हैं कि जी डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है, हमारी कौम को टैक्सेस की ज़रूरत है। इसमें हमें वर्ल्ड बैंक ने भी बहुत मदद की है, 2-3 दफ़ा प्रोग्राम्स दिए हैं, लोन्स दिए हैं। तो आप तो इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं, आप ये बताइए कि ये चीज़ें, ये अभी तक जो डॉक्यूमेंटेशन है, क्यों एक बड़ा जो प्रोपोर्शन है वो अभी तक क्यों डॉक्यूमेंट नहीं हो सका? मतलब इन्होंने कहा कि जी लोगों के पास जो मतलब इट इज़ फॉर एवरीवन टू सी कि ज़मीनें हैं, घर हैं, प्लॉट्स हैं, तो ये क्या वजह है कि हम इनको डॉक्यूमेंट नहीं कर सके? जो बात अब मैं कहने जा रहा हूँ वो शायद पाकिस्तान में कोई नहीं कहेगा। पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेशन को तबाह किसी ब्यूरोक्रेट ने, किसी सियासतदान ने, किसी फौजी ने नहीं किया। पाकिस्तान को डॉक्यूमेंटेशन को तबाह पाकिस्तान के 2 मुस्तनद मईशत दानों ने, एक ने तबाह किया। एक का नाम था डॉक्टर महबूबुल हक, एक का नाम था डॉक्टर हफीज़ पाशा। और मैं आपके सामने कह रहा हूँ, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मैं नाम ले रहा हूँ, क्योंकि मैं नाम नहीं लूँगा तो लोग परेशान हो जाएंगे। अगर आप गुलबर्ग लाहौर में चले जाएं तो लाहौर में गुलबर्ग का हर घर कहीं ना कहीं आपको रिकॉर्ड पे नज़र आ जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ 1970 से पहले की, 1977 से पहले की। पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेशन का लेवल तकरीबन वही था जो इंडिया का था और दुनिया के तमाम तहज़ीब याफ्ता मुल्कों का था। और आज भी कराची में PCHS के अंदर आपको जाएंगे तो घर का कहीं ना कहीं किसी टैक्स रिकॉर्ड में, किसी कागज़ में मिल जाएगा। और वो कारोबारी जो 1977 से पहले 77 से पहले कारोबार करते थे, उनका कोई ना कोई रिकॉर्ड, कागज़, सब कुछ आपको मिल जाएगा। फिर 1976-77 में हमारे मरहूम ज़िया-उल हक साहब आए और उनके साथ गुलाम इसाक खान आए और डॉक्टर महबूबुल हक साहब आए। उन्होंने ज़िया-उल हक साहब की पॉलिटिकल गवर्नमेंट को कंटिन्यू करने के लिए उन्हें एक स्कीम दी जिसका नाम था सेल्फ अस्समेंट स्कीम। उस सेल्फ स्कीम में ये था कि आप किताबें नहीं रखें, और अगर किताबें नहीं रखें और अगर आप 10% ज़्यादा टैक्स देंगे तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है किताबें दिखाने की और किताबें रखने की। ये जनाब डॉक्टर महबूबुल हक साहब का कारनामा था। और 1979 से लेकर 1992 तक पाकिस्तान का कोई रिकॉर्ड इनकम का आपने आहिस्ता, जितने भी दुकानदार थे वो शाम को ये इंतज़ार करते थे टैक्स टाइम पे कि कब सेल्फ रेंट स्कीम आएगी, उसका पैरामीटर क्या है, कितने % इंक्रीज करेंगे तो सेल्फ स्कीम पे चले जाएंगे।
ये डॉक्टर महबूब हक साहब की मेहरबानी थी और ये उन्होंने हमें करके दिया और उसके बुनियाद पे हम ये आगे बढ़ते रहे। 1992 में उनसे भी बड़े इकोनॉमिस्ट आए, उनका नाम था जनाब हफीज पाशा साहब। उन्होंने कहा यार ये भी रौला दफा करो, जो टैक्स कट गया वही प्रिजम्पटिव टैक्स है, बस वही इनकम टैक्स है, जो इंपोर्ट पे कट गया वही इनकम टैक्स है, जो सप्लाईज पे कट गया वही इनकम टैक्स है, जो डिविडेंड पे कट गया वही इनकम टैक्स है। इसको बोलते हैं प्रिजम्पटिव टैक्स। तो 1977 से लेकर 2019 तक जब मैं चेयरमैन FBR बना, हमने पूरी कोशिश ये कर दी कि तमाम कारोबार सिवाय उन कारोबार के जो लिस्टेड कंपनी का था, हमने उनको चॉइस दे दी कि आप किताबें नहीं रखें। हमने उन्हें कहा कि किताबें नहीं रखें, इफ यू डोंट कीप द बुक्स दैट विल बी वेरी गुड। मियां नवाज शरीफ साहब की बड़ी जिंदगी में सुना होगा, बड़ी उनकी ख्वाहिश होती थी कि रिटर्न एक सफ़े की होनी चाहिए। याद है आपको, बड़ी पुरानी रिटर्न, सिंप्लीफाई रिटर्न करें, सिंप्लीफाई रिटर्न करें। मैं एक कमेटी में बैठा हुआ था जहाँ रिटर्न सिंप्लीफाई हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि यार रिटर्न में सिर्फ ये होना चाहिए, मेरा नाम अब्दुल खुद्दूस वर्द अब्दुल मालिक, तो और उसकी इनकम 50,000 रुपये, बस वो डिक्लेयर कर दे, कोई सवाल नहीं। तो एक बंदे ने बड़ा अच्छा सवाल जवाब दिया, उसने कहा सर ये अब्दुल खुद्दूस वर्द अब्दुल मालिक की जरूरत क्या है, प्यो का नाम भी कर दो, क्योंकि कल ITO ने कहना है ये तेरा प्यो नहीं है। समझ आई आपको? माइंडसेट समझे पहले आप इनका माइंडसेट समझे। हम ये जो बिला वजह बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं कि यार ये टेक्निकल IMF ये वो, ये भाई ये मुल्क किसी टेक्निकल, किसी ब्यूरोक्रेट ने, किसी फौजी ने, वो बेचारे तो मासूम से लोग हैं। ये अमेरिका से आप आते हैं पढ़कर, IMF के लिए पैसे उनको कमाने होते हैं, महबूब हक साहब टाइप लोग, हफीज पाशा टाइप लोग, उनको IMF को खुश करना होता है, अपने बहुत अंग्रेजी बोलनी होती है, सेमिनारों में तकरीरें करनी होती हैं, और वो आके पाकिस्तान की SC की तेसी करके चले जाते हैं, बैग ब्रीफकेस पकड़ते हैं चले जाते हैं। ठीक है, अब सवाल ये नहीं है, मैं जो डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आ रहा हूँ, 1977 से लेकर 2019 तक जिस मुल्क के अंदर सेल्फ प्रोविडेंट स्कीम या प्रिजम्पटिव टैक्स रहा हो, मैं आपको आसान समझा देता हूं। अगर मैं एक इंपोर्टर हूं और मैं इंपोर्ट कर रहा हूं कोई चीज, ये इंपोर्ट कर रहा हूं, मेरा 2% कट गया इसके ऊपर इंपोर्ट स्टेज पर, ये फाइनल टैक्स है, मुझे कोई किताब कागज पत्थर रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब ये इस तरह होगा तो फिर मैं कैसे डिटरमिन करूंगा कि वो जो बात बार बार करता है, मेहताब भी करता है, सब करते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स। ओ भाई, इनडायरेक्ट टैक्स को तो डायरेक्ट टैक्स हमने बनाया ना, ये किसकी, ये कौन सा, ये किसी ब्यूरोक्रेट ने तो नहीं बनाया ना, ये तो उनको तो बुलाओ ना जिन्होंने ये बनाया था। और फिर उसके बाद आपने एक प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट बनाया, उसमें आपने कहा कि यहाँ हीरोइन के पैसे कमाओ, मनी चेंजर को दो, बाहर भेजो, वापस लाओ, तो और नो क्वेश्चन आस्क वाइट हो गया। ठीक है, और उसको आपने हुदैबिया इंजीनियरिंग में कहा कि इसको कोई आप टच नहीं कर सकते, हाई कोर्ट ने उसको कंफर्म कर दिया। तो जब मैं 2019 में आया तो मैंने प्रिजम्पटिव टैक्स जब खत्म किया तो मैं ये देखता था जब आपने मुझे, वो बिजनेसमैन आते थे वो मुझे कहते थे कि सर हम करना चाहते हैं, मगर मेरा जो बच्चा जो 77 से कारोबार में आया उसको तो पता ही नहीं किताबें होती क्या हैं। सर ये तो मेरे अब्बा का भी किसी जमाने में दादा की दुकान में होता था, किताब होती थी जिसको हम कराची में मुख्तलिफ किताबें रखते, 2 किताबें, 1 किताब रखता है, 2 किताबें, कोई किताब होती थी। आज कोई किताब नहीं है। अच्छा, अब आप ये जो मैंने आपको समझाया है, आप इस माइंड सेट को रखते हुए पाकिस्तान को देखें। जो लोग टैक्स की बातें करते हैं और इसको ये बात नहीं पता, वो समझ लें, मैं समझता हूँ एमेच्योर हैं। और मैं तो ये भी आज कहने वाला हूँ इस सेमिनार को सुनने के बाद कि पाकिस्तान में टैक्स पे बात करने में पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि हर बंदा जिसको अलिबे भी नहीं पता पाकिस्तानी टैक्स कल्चर की, वो टैक्स के बारे में गुफ्तगू करना शुरू कर देता है कि ये इसलिए नहीं आता, ये इसलिए नहीं आता, ये इसलिए नहीं आता, उसको अलिबे नहीं पता कि ये ऐसा क्यों है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये तो हो गई हिस्ट्री। अब आ जाए साइज के ऊपर। पाकिस्तान में इस वक्त 4.5 करोड़ के करीब बैंक अकाउंट्स हैं तकरीबन, जो हमारा बैंकिंग का सेक्टर मेंटेन करता है। लोग पैसे निकालते हैं, जमा करते हैं, निकालते हैं, जमा करते हैं। हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से जब मैं FBR में था, उनमें से सिर्फ 1.5 करोड़ ऐसे अकाउंट हैं जो किसी रिटर्न के अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं। 3.5 करोड़ बैंक अकाउंट लोग मेंटेन कर रहे हैं जो किसी रिटर्न में नहीं है। बैंक अकाउंट का डेटा FBR से इंटीग्रेटेड नहीं है।
और बैंकिंग एसोसिएशन कभी इसको नहीं होने देगी। जो आप बात कर रहे हैं किधर गया वो बताब, इलीट कैप्चर ये है मेहताब साहब, समझें इलीट कैप्चर को। आप बातें करते हैं इलीट कैप्चर की, इलीट कैप्चर ये है कि बैंकिंग डेटा कभी इंटीग्रेट नहीं होगा एफबीआर के साथ। करके दिखा दे मुझे, मैं आज आपको पाकिस्तान का टैक्स बता देता हूं। ये हो गई पहला केस। दूसरा केस ये है कि आज पाकिस्तान में 30 लाख इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर है बिजली और सुई गैस का। 30 लाख इंडस्ट्रियल और कमर्शियल, जो बड़ा वाला प्रेशर लेता है। सेल टैक्स में उनको रजिस्टर होना चाहिए और उनकी तादाद है 2 लाख, और 2 लाख में से 1 लाख की रिटर्न जीरो होती है। जब मैं चेयरमैन एफबीआर था, मैंने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को बोला कि आपके पास 30 लाख इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, आप मुझे ये बता दें ये कौन है। उन्होंने कहा साहब हमें नहीं पता, मीटर किसी और के नाम है और कोई किसी के नाम है, कोई किसी के नाम है, कोई। मैं आपको ये गारंटी से कह रहा हूं, आप जाके चेक कर लें, क्या 30 लाख इलेक्ट्रिक का इंडस्ट्रियल कंज्यूमर इस मुल्क में है या नहीं है, और सेल टैक्स में कितना बंदा रजिस्टर्ड है ये भी बता दें। 28 लाख बंदा जो सेल टैक्स के अंदर रजिस्टर होना चाहिए और बिजली के मीटर इस्तेमाल करता है, वो मेंबर नहीं है। अब आप मुझे बोलेंगे आप भी चेयरमैन थे, आपने ये क्यों नहीं किया। मैं इसको लेके गया लाहौर चैम्बर में। उन्होंने कहा सर बात यह है कि चैम्बर तो सारा बदामी बाग चलाता है, और बदामी बाग वालों के 2 MNA हमारी पार्टी में ही बैठे हैं, तो इसको तो बदामी बाग को तो आप टच नहीं कर सकते। मैं आपको, आप बात कर रहे हैं लीड कैप्चर की, मैं आपसे अगला सवाल करता हूं। आपने पावर सेक्टर की बात की है ना, आप कल आर्टिकल लिखें कि 30 लाख बिजली के इंडस्ट्रियल कंज्यूमर सेल टैक्स में रजिस्टर करा दे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, कल पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। सही साहब, कल पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। देखिए बात, जो हम इनफॉर्मल इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमें जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो मैं रियल ग्राउंड रियलिटी है ये, ठीक है। ये हो गया, आगे चले। पाकिस्तान में हर साल 40 टन कंजम्पशन है सोने की जो ऐड होती है, मतलब सोना आप लोग भी लेते हैं, जेवर लेते हैं, ये लेते हैं, वो लेते हैं। पाकिस्तान में पिछले 20 साल से 10 kg सोना भी इंपोर्ट नहीं हुआ है। 40 टन की कंजम्पशन है पाकिस्तान की। किसी माइके लाल ने कभी सोने की रेट के ऊपर रिसर्च की है? यहाँ बैठ के IMF पे रिसर्च हो रही है, तो इधर उधर ये पता नहीं क्या हो रही है। कोई माइके लाल ये बताए ना, सर रीड कैप्चर कि सोने की ट्रेड में क्या हो रहा है, बताए ना मुझे, समझाएं कि सोने की ट्रेड 10 टन का कंजम्पशन है सोने का। थैंक यू वेरी मच सर। तो सर मैं ये कह रहा हूं कि हमारा जो फोकस है, डिस्कशन का जो फोकस है, वो बहुत जनरलाइज्ड हो गया है। और मैं तो ये समझता हूं, वैसे मैं इस सेशन इस तरह के करके ये नतीजे पहुंचा हूं, ये भी एक ड्रामा है कि इसको इतना कंफ्यूज कर दो किसी को समझ ही नहीं आए। मैं तो अब इस बात पे रियलाइज करने लगा हूं कि ये भी एक सेशन भी इसलिए किए जाते हैं कि यार इसको इतना कंफ्यूज करो कि यार IMF वाले कहें यार भाड़ में जाओ, साइड करो, आगे जाओ। क्योंकि ये देखिए बात ये है कि हमें, मैं वो असद हैं, शाहिद साहब बैठे, हम लोग एक प्रोसेस से बिलोंग करते हैं। हम लोग, हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होती हैं सामने, हम कोई जनरलाइज बातें नहीं कर रहे। मैं सिर्फ ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर नादरा, आप 25 साल से मुझसे सुन रहे हैं कि नादरा के रिकॉर्ड से रिकंसाइल होगा इनकम टैक्स का रिकॉर्ड। 25 साल तो हो गए ना सुनते हुए, क्यों नहीं होता ये आगे? कौन नहीं करने देता, कौन नहीं करता ये बात, ठीक है। अब आखिरी बात मैं करना ये चाहता हूं कि बात ये है कि आपने पाकिस्तान में सारी वेल्थ पार्क करा दी है। जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है वो सारी पार्क करा दी है प्लॉटों में। अच्छा, प्लॉटों से पार्क करने का सबसे आसान तरीका क्या है जो आप अप्लाई नहीं करते? जब आपने डिफेंस बनाया, डिफेंस कराची में डिफेंस 7 बनाया, कम से कम डिफेंस को बने हुए 20 साल हो गए, डिफेंस 7 को आपने 20 साल पहले डिफेंस 7 का प्लॉट बेच दिया, ठीक है। और उस प्लॉट के ऊपर अब जुआ हो रहा है, मैं 10 का खरीदता हूँ, 11 का बेच देता है, 11 वाला 20 का बेचता है। आपने इस मुल्क में नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस क्यों नहीं लगाया कि अगर प्लॉट आपने जब तक नहीं बिकेगा, जब तक 1 साल के अंदर नहीं बनेगा तो प्लॉट कैंसिल हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा।
देखिए दुनिया में कहीं ज़ैदी साहब, we have to दुनिया में move to कहीं the next- प्लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं होती। अगले पैनलिस्ट की तरफ जाना है। हम तो मैं ये कह रहा हूं इस कि डिस्कशन को मेरा जारी ये कहना, रखें। मेरी सॉरी मुझे कंप्लीट कर, मेरा ये कहना है कि इंक्लूडिंग पाइट, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कह रहा हूं, इंक्लूडिंग पाइट पाकिस्तान में टैक्स की रिसर्च अमेरिकन किताबें पढ़ के की जाती है और इनको पाकिस्तान का कख नहीं पता, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। थैंक यू, थैंक यू। फसी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। वो अल्लामा इकबाल ने शिकवा में कहा था कि फिर भी हमसे ये गिला है कि हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। तो इसमें बहुत जो है विलीफाई किया जाता है आप लोगों को, इनफॉर्मल सेक्टर वालों को। तो इसमें किस हद तक आप समझते हैं कि आप वाकई बचना चाहते हैं डॉक्यूमेंटेशन से, और क्या आपके जो दूसरे हैं वो भी इस चीज़ से बचना चाहते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आप नहीं आते? प्लीज़ आप ज़रा बताइए। नहीं, एक्चुअली ये पाकिस्तान की जी ज़ही साहब, एक्चुअली ये हो गई ना कि रिसर्च की क्वालिटी जो है, आपका व्यू है, ये जो मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बयान की हैं, ये मार्केट्स में जाके ही ली गई हैं सर। बात जो मैं यहाँ पर आया था और टॉपिक मैंने देखा था, मेरी दुकान पर नज़र क्यों, मैं यहाँ पर ताजिर कम्युनिटी को प्रेजेंट कर रहा हूँ और अपने तमाम लोगों को, शबर ज़ैदी साहब की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, इनसे बहुत कुछ हमने देखा सीखा। मेरी दुकान पर नज़र क्यों, ये इनफॉर्मल सेक्टर के हवाले से बात होती है। और इनफॉर्मल सेक्टर हमारे मार्केट्स में आप देखेंगे एक ठेले से लेके एक दुकान और इससे ऊपर सेक्टर में भी आपको नज़र आएंगे। और मैं अपने जो बैठे हुए मेरे सामने स्टूडेंट्स भी हैं, मौजूद मेहमान सुनने वाले भी हैं, उनको बताता चलूँ कि एक ठेले वाला भी अपना रिकॉर्ड रखता है, वो भी अपनी सेविंग्स भी करता है जो रिप्लेसमेंट है बैंक की, वो अपने रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करता है जिसके अंदर उसको ये पता होता है कि मैंने आज क्या सामान लिया और मैंने किसको पेमेंट करनी है। वो भी लेंडिंग कर रहा होता है, किसी न किसी जगह पर खाता मेंटेन होता है, उसके पास भी अपने एम्प्लॉयमेंट्स होती हैं। सिंपल वजह क्या है कि वो इस फॉर्मल सेटअप में क्यों नहीं आना चाहता, उसकी मेरे सब ख्याल से दो रीज़न्स हैं। पहली चीज़ कि हमने, आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा कि इस टैक्स के निज़ाम को इतना कम्प्लेक्स कर दिया कि वो अपने आप को इस झंझट से बचाना चाहता है। अभी मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्त ने कहा कि इस्लामाबाद में ही तकरीबन 118 रेगुलेटर अथॉरिटीज़ मौजूद हैं। मैं इस बात को सेकंड करता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कारोबार करना है तो आपने इन 118 रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को ना सिर्फ झेलना है, बर्दाश्त करना है, बल्कि आपने उनकी जायज़ नाजायज़ बातों को मानना है। मैं कारोबार कर रहा हूँ, मैंने उस कारोबार के लिए एक, हमारे पास कोई ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से लोग आते हैं और वो अपना खाता खोल के मुझसे पूछते हैं कि क्या आप इसके साथ रजिस्टर्ड हैं। मैं उनसे कहता हूँ जी मैं रजिस्टर्ड हो जाता हूँ, मुझे बताइए कि आप हमें क्या बेनिफिट्स देंगे। वो मुझे ये कहते हैं कि हम सोशल सिक्योरिटी की तरफ से आए हुए हैं, अगर आपका एक एम्प्लॉय हमारे साथ रजिस्टर होगा तो हम एक हॉस्पिटल की फैसिलिटी एम्प्लॉय को दे देंगे। मैं बहुत खुश हो जाता हूँ कि मेरे साथ जो एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं जो प्राइवेट सेक्टर से काम जिनका ताल्लुक है, इनको मेडिकल की फैसिलिटी मिल जाएगी, लेकिन आफ्टर रजिस्ट्रेशन जिसका एक पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर मेरे बिजनेस की पूरी सीक्रेसी लीक आउट हो जाती है। मेरा मालिक कौन है, मैं उसके साथ कितने एग्रीमेंट पर बैठा हुआ हूँ, कब तक मेरा एग्रीमेंट है, मेरे एसिड्स क्या हैं, वो मेरी सीक्रेसी आउट होने के बाद मैं अपने स्टाफ मेंबर को कहता हूँ कि बेटा वेरी गुड, अब आप अपने मेडिकल के लिए इस हॉस्पिटल में जाइए, आपको फैसिलिटी मिलेगी। जब वो मेरा बच्चा, मेरा एम्प्लॉय, मेरा टीम मेंबर उस हॉस्पिटल में जाता है तो उसे पता लगता है कि ये I9 में बना हुआ हॉस्पिटल पिंडी की रजिस्ट्रेशन में आता है, हम आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। चलें कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लेते हैं। EOBI वाले मेरे पास आते हैं, एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट, वो मुझे ये ऑफ़र करते हैं कि क्योंकि आप प्राइवेट सेक्टर से हैं, आपका जो एम्प्लॉय आपके साथ 15 साल तक काम करेगा उसको हम पेंशन देंगे। मैं फिर खुश हो जाता हूँ और कहता हूँ कि वेरी गुड जी, ये तो वो एक सेक्टर मिल गया जो हमारे बच्चों को गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट करने के लिए ऑप्शन दी जाती है। मैं रजिस्टर हो जाता हूँ। अब पहली ब्लैकमेलिंग मेरे पास मेरे उस एम्प्लॉय की तरफ से आ जाती है कि जी आप मेरा पोर्शन पे करें और मैं आपके साथ इंटरेक्ट रहूँगा। अगर मैं उस एम्प्लॉय को निकालता नहीं, अपने पास रखता हूँ, 15 साल गुजर जाते हैं और वो मेरा एम्प्लॉय जाता है EOBI के पास कि जी मेरी पेंशन दें। आप दोस्त बिलीव करें या ना करें, लेकिन हमारे पास ऐसे ऑन रिकॉर्ड केस मौजूद हैं कि उनको एंटरटेन नहीं किया जाता। प्लस मैं आपको ये बताऊं कि अगर किसी वजह से मेरा वो एम्प्लॉय मुझसे चला गया
तो EOBI अपने उस पोर्शन पे पूरे महीने के बाद 5% पेनल्टी लगाता है। अगर मैं सोशल सिक्योरिटी का वो पेमेंट नहीं करता तो पर डे पेनल्टी मुझे भुगतनी पड़ती है। इससे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसके अलावा मेरे एक बोर्ड लगा हुआ है दुकान पर, उसका टैक्स मैंने देना है, सैनिटेशन वाले आते हैं उनका टैक्स मैंने देना है, MCI मेरे पास आती है उनकी बात मैंने सुननी है, FBR कभी दर पे खड़ा होता है, कभी इनकम टैक्स वाले खड़े होते हैं। मतलब 118 महकमे हकीकत में मौजूद हैं। इनके साथ आपने निपटने के बाद अपना एक कारोबार चलाना है। अब उस कारोबार जो डॉक्यूमेंटेड है, मैं नहीं मानता कि उसको आप इनफॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बनाएं। एक बंदा जो अभी सर ने बात की बिल्कुल सही है, जो जिसके पास मीटर लगा हुआ है, जो वो पेट्रोल डलवा रहा है, वो आपको टैक्स दे रहा है, हम भी टैक्स देते हैं। अब उसको आप किस क्राइटेरिया में लेकर आते हैं, यहाँ पर सवाल ये हो रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे यंग लोग जहाँ पर बैठे हुए हैं, यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, इनको ये सिखाया जाए कि कैसे कारोबार शुरू करना है। इनके सामने कारोबार को या एक बिजनेसमैन को चोर बना के ना पेश किया जाए। वो तभी होगा मेरे दोस्तों कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को मजीद आसान करें, लोगों के जहन में बताएं कि भाई आप अपना छोटा सा कारोबार शुरू करो। जो हमारी हदीस है, हमारे दीन का हिस्सा है कि 70% रिस्क अल्लाह पाक ने कारोबार में रख दिया, 30% आप नौकरी से कमाएंगे। और क्यों कि उस कारोबार में मुख्तलिफ लोग जो आपके साथ मौजूद हैं, उन सबका रिस्क अल्लाह मियाँ ने रख दिया। अब आप कारोबार करें, एक छोटी सी रेडी लगाएं, वही रेडी कल को जाके सेवर बनेगी, मेरे तमाम दोस्त जानते होंगे। वही छोटी सी रेडी जाके डिवॉर्सन ब्रांड बनेगा, वही छोटी सी रेडी जाके तरक्की करते करते आपके इस्लामाबाद की, पाकिस्तान की शनाख्त बनेगी। लेकिन आप उसको इतना मौका तो दीजिए कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को पैटर्नाइज कर सके। थैंक यू फसी साहब। अब सर मैं एक मिनट में आपसे और लूँगा। मुझे ये बताइए कि हमारे पास यहाँ पर जो रूल्स हैं, मैंने इन 118 डिपार्टमेंट को टैकल कर लिया। मैं यहाँ से अपनी गाड़ी पर फैज़ाबाद क्रॉस करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि मैं किसी दूसरे पाकिस्तान में आ गया हूँ। आप जो यहाँ पे बैठे हुए इस्लामाबाद के रिहायशी हैं, उनसे छोटा सा सवाल करूँगा। इन्वायरमेंट का एक हमारे पास प्रेशर आया कि शॉपर आपने यूज़ नहीं करने। मुझे समझ नहीं आती पॉलिसी बनाने वाले, आप उस शॉपर को इस्लामाबाद में अगर हैं तो आप अगर उसको इस्तेमाल करें तो आप जुर्म कर रहे हैं। वही शॉपर अगर आपने पिंडी से परचेज किया है तो कोई जुर्म नहीं है। तो मशवरा आप लोगों को ये है जो पॉलिसी मेकर है, हमने तो कारोबार करना है, हमने इसी मुल्क के साथ रहना है, हमारी नस्लें इंशाल्लाह इस मुल्क में रहेंगी, हम करेंगे, कारोबार को बढ़ाएंगे, हम ड्यूल नेशनलिटी के ऊपर भी नहीं जाएंगे। सिर्फ एक छोटी सी चीज अर्ज करना चाहूंगा कि पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि ट्विन सिटी को तो कम से कम आप पॉलिसी, ये आपसे दूसरे उसमें पूछेंगे। थैंक यू। असद साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। ये भी इन्होंने भी कहा और आपने भी जिक्र किया कि जो हमारे बिजनेसेस हैं वो ज़्यादा टाइम अपना इस पे गुजारते हैं कि वो कंपेटिटिव होने की सोच नहीं रखते, वो कॉस्ट कटिंग की सोच नहीं करते। ये बिल्कुल ठीक आपने कहा, क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी इंडिकेटर्स जो हैं वो बहुत लो हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपने फसी साहब की बातें भी सुनी कि अगर किसी को इतना जकड़ के रखा जाएगा, अगर उसने एक दुकान खोली है और उसको आके आप हर रोज़ एक नया बंदा आएगा तो वो कैसे सोचेगा। तो आपकी नज़र में क्या इसको रेगुलेटरी रेजीम को आसान बनाने की क्या तरीके हैं? और काइंडली ज़रा आई एम सॉरी, कीप योर आंसर शॉर्ट क्योंकि टाइम कम है, हमने ऑडियंस के पास भी जाना है उनसे सवाल करने। थैंक यू जी, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ। वी हैव, पाकिस्तान का बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है, वी हैव एक्सेसिव रेगुलेशन, टू मैनी रेगुलेटर्स, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एंड वेरी एक्सेसिव रेट्स ऑफ टैक्सेशन ऑल्सो ना। बात यह है कि आप देखें डेवलप्ड मुल्कों में 20% हो गया है टैक्स रेट, हमारा जो है वो सारी चीज़ें अगर मिला लें तो मतलब बैंकों पे तो 50% टैक्स रेट हो गया। तो अब मुझे बताएं कि 50% 40% टैक्स रेट जो है कौन आपको देगा? मतलब ये भी हमें रियलाइज़ करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि बिजनेसमैन हमारे सब ठीक हैं और उनको शौक है पैसे देने का। आई मीन तो टैक्स रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, टू मेनी टैक्स एजेंसीज, एक्सेसिव टैक्स रेगुलेशन है, एंड देन लिटिगेशन जो है वो बहुत ख़राब है, हमारी लिटिगेशन भी। और प्लस ये है कि कल्चर जो है इस तरह से है कि आप यू कैन गेट अवे विद मर्डर इन दिस कंट्री। अगर आप पहले तो ये कहा जाता था, मेरे एक अंकल होते थे
मरहूम 20-25 साल पहले वो कहते थे कि पाकिस्तान में चोरी करना गुनाह नहीं है, चोरी करके पकड़ा जाना गुनाह है। तो मैं तो समझता हूँ अब पकड़ा जाना भी गुनाह नहीं है। लोग जो पकड़े जाते हैं वो भी बाद में छूट जाते हैं, एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स दैट यू विल नो। तो आई थिंक ये डॉक्यूमेंटेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो भी गलत है। असल तो एक्सेसिव डॉक्यूमेंटेशन है, मैं तो कहता हूँ, बल्कि जो टैक्स एवेड करते हैं उनको डबल डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। और आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसी बात नहीं है कि ये किताबें नहीं रखते लोग जो है ना, वो तो जो पैसे स्पेशली बड़े बिजनेसमैन जहाँ से टैक्स इवेजन है तो उनको तो डबल ट्रिपल रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन का इशू नहीं है, आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ कल्चर एंड परवेसिव काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ रेंट सीकिंग, जिसमें आई थिंक हमारी पूरी सोसाइटी इन्वॉल्व है। इट्स नॉट जस्ट फ्यू पीपल, मतलब वी आर नॉट ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, सोल्यूशन की तरफ तो जाते नहीं है। तो वो ठीक है, शब्बर साहब ने बहुत सारी इंसाइट्स इनके पास हैं, हमें पता है कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम उसको रिजॉल्व नहीं करना चाहते। एंड आई थिंक दिस इज एटलीस्ट एक चीज़ तो आप लोग कर रहे हैं कि ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, दे आर बीइंग ब्रॉट टू फोर, उससे कम से कम कुछ अवेयरनेस आ रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ओवरऑल हमारा जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है वो पहले से ख़राब होता जा रहा है। शब्बर साहब सही कह रहे हैं, पहले से इम्प्रूव नहीं हुआ। एट वन पॉइंट हम 12% पे आ गए थे, अब हम दोबारा मेरे ख्याल में 10-9.5% पे आ गए। तो आई थिंक वी नीड सम डिस्ट्रप्शन, वी नीड सम चेंज। जिस तरीके से वो आइंस्टाइन ने जैसे कहा ना कि यू कांट सॉल्व द प्रॉब्लम्स बाय द सेम थिंकिंग विच क्रिएटेड द प्रॉब्लम, समथिंग लाइक दैट। तो वही चीज़ चल रही है बेसिकली। थैंक यू सर। सर मैं आपसे अभी 2-3 चीज़ें हैं। अभी आपने कहा कि वो बुक्स नहीं रखते और ये, लेकिन अक्सर जो मिसाल दी जाती है कि जी पाकिस्तान में लोग टैक्स नहीं देते, वो लिबर्टी मार्केट लाहौर की दी जाती है कि वहाँ पे अरबों रुपए का कारोबार होता है, लेकिन वो मुश्किल से 15-20 करोड़ रुपये साल का टैक्स देते हैं। लेकिन वो तो सबके सामने है, वो सबको नज़र आ रहा है कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। उसके अलावा आपने खुद जिस तरह जिक्र किया कि मैं अगर कोई ट्रांजैक्शन करने जाता हूँ, मैं कोई अगर टीवी लेता हूँ तो वो मेरे से CNIC नंबर लेते हैं, तो वो क्या काफ़ी नहीं है उसको टैक्स नेट में लाने के लिए, डॉक्यूमेंट करने के लिए? और तीसरी बात ये है कि FBR का जो खासकर जो बिजनेसेस को ग्राइप है वो ये है कि उनकी जो रिफंड है वो बहुत डिले होता है, उसमें प्रॉब्लम है। तो वो क्यों अभी तक इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सका? आप काइंडली ज़रा मुख्तसर जवाब दीजिएगा। यहाँ पे 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर मैंने कम से कम ये तो सीख लिया कि मैंने गल समझ आ गई, बेसिकली समझ आ गया मुझे कि किस्सा क्या है। किस्सा ये है कि जी पूरे लाहौर का जो टैक्स है दुकानों का, वो कराची की एक छोटी सी मार्केट है लियाकताबाद, उससे कम है। तो गल मैंने समझ आ गई, ठीक है। अब इसको अब मसला ये है कि अब उनको परेशानी ये है कि भाई अब आ गए दिन बुरे, तो अब इसको कहानी को चेंज करके रेगुलेशन की कहानी में डालो कि जी ये रेगुलेशन की कहानी है। मगर मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि रेगुलेशन की जब आप बात करते हैं तो ज़रा कराची से एक दफ़ा रेंजर हटा लें, 6 साल से बैठी है, फिर मैं बताता हूँ रेगुलेशन किसे कहते हैं। फिर मैं आप आ जाए कराची, फिर मैं समझा दूंगा कि रेगुलेशन किसे कहते हैं। 6 साल से रेंजर बैठी है कराची के अंदर, ठीक है। आप कहते हैं रेगुलेशन, आपको तो रेगुलेशन नजर आती है ना कि कोई ITO बैठा है, वहाँ हर चौक पर रेंजर खड़ी होती है 6 साल से। तो आप लोग तो, हम तो एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहते हैं ना, हमें पता है कि आप कितनी अयाशी से रहते हैं और हम किस जगह में रहते हैं। तो मैं ये बात नहीं करना चाहता, तो मुझे गल अब समझ आ गई है। मगर बात ये नहीं है, बात सिर्फ ये है कि ये जो कहानी है कि बिजनेसमैन टैक्स देता है, ये नहीं देता, ये गलत है। मैं आपको ये बताता हूँ कि किस्सा क्या है। जो हॉल रोड की दुकान है या कराची की लेट्स से ज़ेबुनिसा स्ट्रीट का ज्वेलर है, ज़ेबुनिसा स्ट्रीट बहुत बड़ी स्ट्रीट है कराची में, उसका ज्वेलर है, उसकी मैक्सिमम टैक्स लायबिलिटी 12,000 रुपए साल की। ये मसला नहीं है टैक्स नहीं देता, मसला ये है कि 12,000 देना है उसने, या 12 लाख देना है, या 12 मिलियन देना है।
ये बड़ी लोगों के ख्याल में गलत फहमी है कि जी वो बंदा टैक्स रिटर्न नहीं जमा करता, उसके बाद एनटीएन भी है, वो जमा भी करता है। सुत्तर मंडी के सारे बंदों के पास एनटीएन है, आजमगढ़ मार्केट के सारे बंदों के पास एनटीएन है। बात ये नहीं है, बात ये है कि वो टैक्स देता है मगर वो कितना देता है और कितना बनता है उसका। अब ये जो पाकिस्तान की आज की हालत है, अब इसमें मैं बार बार सुबह से ये बात आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई ये गल अब मुक गई है। इसको अब आप इस तरह जिस तरह आप कोशिश कर रहे हो चक्कर देने की कि जी ओवर रेगुलेशन है, मुझे कारोबार नहीं करने दिया जा रहा, मुझे रोका जा रहा है, ये सब अभी नई, ये एक नई मुझे कहानी नजर आ रही है। मगर इस कहानी को मैं 2-4 प्रोग्रामों में हैंडल कर लूंगा कि ये कहानी ये है कि यार अब ये एक नई कहानी पेश करो कि टैक्स तो हम देना चाहते हैं मगर ओवर रेगुलेशन है। ये कोई कहानी नहीं है। मेरे कोई बंदा, एक बिजनेसमैन चैम्बर का मुझे दिखा दें जब मैं चेयरमैन एफबीआर था जो मेरे पास कोई शिकायत लेकर, मैं आपको मिसाल देता हूं, जब मैं चेयरमैन एफबीआर था तो मैंने ये लॉ बनाया कि किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। शायद साहब आप बिलीव करें कि मेरे पास हर रोज आजकल पाकिस्तान में कोई 50,000 बंदों की शिकायत है, मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज होता है। मुझे अफसर कहते थे सर बस ये वापस ले लें, हमारा तो पैसा बनता ही इसमें है। सवाल ये नहीं है सर, सवाल अब ये है कि सर ये बात है टैक्स कल्चर की। और मैं फिर वापस आता हूं कि टैक्स कल्चर नहीं बन सका है आफ्टर 1977। अब आपके पास 2 चॉइसेस है। एक चॉइस तो ये है कि थाने को दे दे टैक्स का, जो एक बना दे SIFC टैक्स, SIFC है ना, उसका एक नाम कर दे SIFC टैक्स, तो शायद उसको दे दें। ठीक है, तो आप लोग जो सारी बातें करें, मुझे तो ये लग रहा है कि या तो SIFC टैक्स बना दें कि यार वो फौजी देगा, बाकी तो हम दे, और तो ले नहीं सकता। तो सर ये सारी बातें मुझे तो एक्चुअली समझ नहीं आ रहा कि हम क्या कह रहे हैं, कि हम क्या कह रहे हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी के बारे में। हम ये कह रहे हैं कि बैंक अकाउंट इंटीग्रेट नहीं होना चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी की रिकमेंडेशन सही नहीं होनी चाहिए, हम क्या डीरेगुलेशन क्या बात करें, मतलब व्हाट वी आर सेइंग, इसका मतलब क्या है? एफबीआर गलत है, मैं मानता हूं। नहीं शब्बर देखें, मैं एक मिनट इसको देखें। ये कोई नहीं कह रहा कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं होनी चाहिए। डीरेगुलेशन का मतलब ये नहीं है कि मतलब रिड्यूसिंग रेगुलेशन के रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए। और ये बात देखें, ये बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान नहीं, दुनिया में कहीं भी कोई आदमी टैक्स जो है ना ज्यादातर नहीं देना चाहते, जाहिर है रिड्यूस करना चाह रहे हैं। इशू तो ये है ना कि हमारी इन्फोर्समेंट नहीं है। जब तक आप इन्फोर्समेंट, मैं आपको समझा देता हूं। अच्छा ये एक बात सुनो ना, इट्स नॉट जस्ट टैक्स, एफडीआर का ही प्रॉब्लम नहीं है ना, सारा का सारा हमारा बड़ा गर्क है। क्या ट्रैफिक लॉज हमारे कंप्लायंस है उसकी, या कौन सा सिस्टम हमारा चल रहा है यार? सर मुझे एक सेकंड सर मुझे बताएं कि पाकिस्तान में हर सूबे में एक कानून है, इसका नाम है शॉप एक्ट। कानून है, गलत या सही कानून है कि शॉप एक्ट होना चाहिए। जो दुकान खोलेगा उसको जाकर एक जगह पे पर्ची लेके शॉप एक्ट लेना है। कल मैं एक टीवी प्रोग्राम में था, जियो पर जब रिलीज होगा कल या परसों, तो वह ट्रेडर वाला बैठा था। मैंने कहा यार तुम ये बता दो मुझे कि आजमगढ़ मार्केट में दुकानें कितनी हैं, मैं टैक्स तो लेना ही, मैं तो 4 साल के लिए आई वांट टू गिव एग्जेम्पशन टू देम, आई वांट टू गिव एग्जेम्पशन टू आजमगढ़ मार्केट फॉर 5 ईयर, बस जस्ट टेल मी हाउ मेनी शॉप्स आर आजमगढ़ मार्केट। मैंने कहा शॉप एक्ट में रजिस्टर है? उसने कहा सर 80% दुकानें शॉप एक्ट में रजिस्टर नहीं है। अच्छा आप समझे शाहिद साहब, ये मसला इसलिए पैदा हो गया कि शॉप एक्ट सूबाई गवर्नमेंट का कानून है, मुल्क का स्ट्रक्चर टूट गया है। मैं बात समझाने की कोशिश आपको ये कर रहा हूं, ये मुल्क टूट चुका है। जब आपने शॉप एक्ट को भेज दिया कि उसके बगैर दुकान खुल ही नहीं सकती। दुनिया में कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें आप कारोबार कर सकते हैं विदाउट बिजनेस लाइसेंस। कोई दुनिया का मुल्क बता दें। पाकिस्तान में कोई लाइसेंस है? आप ओवर रेगुलेशन की बात करते हैं, मैं तो मुझे आप समझाएं ना, आप जाके जो मर्जी को दुकान खोल लें, हीरोइन बेचे, कुछ भी बेचे, नहीं मेरा सवाल कुछ और है, मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि ये क्यों है? नहीं शॉप एक्ट नहीं, शॉप एक्ट नहीं, मेरा सवाल कुछ और है। या आप शॉप एक्ट खत्म कर दें, फिर एनफ, मैं मानता हूं शॉप एक्ट खत्म कर दें, मगर शॉप एक्ट आज मौजूद है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास मौजूद है, रिश्वत लेने के लिए मौजूद है, मगर शॉप एक्ट बहुत जरूरी है अगर आपने सेल टैक्स कलेक्ट करना है तो। अब सवाल ये नहीं है, अब सवाल सिर्फ ये है कि क्या हम, मैं तो IMF की बात भी नहीं करना चाहता, क्या हम IMF को ये कहने जा रहे हैं कि जनाब
हमारे यहाँ ओवर रेगुलेशन है, हमें 5 साल दे दें, हम ओवर रेगुलेशन सही कर लेंगे, उसके बाद आपको टैक्स दे देंगे, ये कह रहे हैं। खत्म हो गई बात, गल खत्म हो, गल मुक गई। तो ठीक है, ये तो नहीं कह रहे ना। अच्छा, अब हम क्या कह रहे हैं? अब उन्हें हमें ये कहना पड़ेगा ना, वो भी तो सामने वाले अंग्रेजी जानते हैं ना, अब उन्हें ये बताना पड़ेगा ना कि हमारी गलतियां क्या है। अब हम अनफॉर्चुनेटली हम इस सेशन में बैठ के अपनी गलतियां आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि जी टैक्स की गलतियां आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर को जगह दो, उसको जगह दो, कारोबार करने दो। मैं मान रहा हूँ कारोबार करने दो। बट मेरा एक सवाल है आपसे। अभी हम FBR की तो हम बात कर रहे हैं ना, एक FBR का इशू है, वहाँ इन्फोर्समेंट नहीं है। अब वी नो के 90% टैक्स कलेक्शन जो है ना ओवरऑल डिविजिबल पूल की, वो FBR करता है। सूबों में प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो हैं वो तो हार्डली 10% करती हैं, वो भी सिंध शायद करता होगा, बाकी तो 5% भी नहीं करते। सूबों में 3 टैक्स एजेंसीज हैं। अब ये क्यों है, मुझे ये बताएं। वहाँ उनके पास SRB रेवेन्यू, एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, एक जो है रेवेन्यू अथॉरिटी है, जो सर्विस टैक्स, एक एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, उसके अलावा सेसी है और दूसरी एजेंसीज जो। तो ये बात जो कर रहे हैं, हमने एक्चुअली गवर्नमेंट को इतना फैला दिया है जो है, वेदर इट इज फेडरल गवर्नमेंट। अब 18th अमेंडमेंट हुई, 17 मिनिस्ट्रीज जो हैं वो आपको खत्म कर देनी चाहिए थी, वो आपने खत्म नहीं की। फंक्शंस भी आपने ट्रांसफर कर दिए, पैसे उधर ट्रांसफर कर दिए, लेकिन आप यू आर कंटिन्यूइंग दैट। तो ये ओवरऑल सिस्टमिक इश्यूज हैं। असल प्रॉब्लम ये है कि कोई अपनी अथॉरिटी छोड़ना नहीं चाहता। एंड देयर आर, अब देखें ना, लुक एट दी, इस वक्त आपकी सिचुएशन क्या है कि आपकी पूरी सेविंग्स, मुल्क की डिपॉजिट्स मेनली जो है ना लोगों की बैंकों में रखते हैं, 96% ऑफ डिपॉजिट्स जो हैं वो गवर्नमेंट बोरो कर रही है इस वक्त। कैन यू इमेजिन? और वो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर में चल रहा है। तो ये भी तो इशू है ना, उसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? इशू ये है कि ये कोई इन्फोर्समेंट नहीं है इस मुल्क में लॉज की, और वो शॉप एक्ट जो है ना, वो उसको जो लेबर डिपार्टमेंट वाला है, उसको बैठे हुए हैं हमारे सलाउद्दीन साहब, को बताएंगे। मेरा फिर सवाल आपसे, ऊपर से पैसे दे देते हैं। मेरा सवाल आपसे फिर ये होगा कि भाई फिर दोबारा मैं, ऑल्दो मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मुझे बताएं फिर क्या SIFC ओवर रेगुलेशन नहीं है? थैंक यू सर। मुझे अब जवाब देना आप बोले, तकरीर करें, आ जाए टीवी पर, कल आ जाएंगे टीवी पे कि SIFC ओवर रेगुलेशन। थैंक यू जैदी साहब। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ ना सर। अब मैं ये कह रहा हूँ ना, आप एक तरफ कह रहे हैं ओवर रेगुलेशन, फिर आपने तमाम डिपार्टमेंट्स को कह दिया आज कि जनाब आप कोई काम नहीं करें, इन्वेस्टमेंट SIFC करेगा। तो आपने एक और इदारा क्रिएट कर दिया। थैंक यू जैदी साहब, थैंक यू वेरी मच। एक मिनट सुनने लो बात सर। आप देखिए कंट्रडिक्शन है ना। मैं SIFC को क्यों जस्टिफाई करता हूं? मैं इसलिए आप बता देता हूं क्यों जस्टिफाई करता हूं। मैं जब चेयरमैन FBR था, मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव नहीं करता था, क्योंकि मुझे पता था कि कल को मैं नैब में खड़ा होऊंगा। थैंक यू। सुन ले, नहीं, अब SIFC का फायदा ये होगा कि क्योंकि वो लोग भी शामिल हैं तो नैब नहीं आएगी। बस ये फायदा है SIFC का, और मैं जस्टिफाई भी करता हूं। इस ग्राउंड पे SIFC होना चाहिए। मैं तो एग्री करता हूं कि इस ग्राउंड पे SIFC होना चाहिए। आपका नुक्ता नजर आ गया सर मुझे। आप देखें, मैं सिर्फ एक मेरा कमेंट है, ये जो डिरेगुलेशन की बात है, हम बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि डिरेगुलेशन जो है उसको वो बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए। आपने जो वो बात की शॉप एक्ट की, तो ये क्यों नहीं हो सकता कि एक शॉप एक्ट जो है और ये सारे साइन बोर्ड हैं, SESI हैं, वो एक ही जगह पे रजिस्टर हो? तो आपको, और देखिए सर टाइम नहीं है सर। ये आज के ज़माने में बड़ी छोटी छोटी बातें रह गई है। दुनिया में सबसे अच्छी एग्जाम्पल सेल टैक्स की जो गुजरी है पिछले 20 साल में, वो टर्की थी। अर्दवान ने आके तबाह कर दिया टर्की को, वो एक अलग सब्जेक्ट है। बस अर्दवान से पहले टर्की का जो टर्की जब कर रहा था तो बहुत अच्छी तरक्की कर रहा था, क्योंकि वो सेकुलर थे, उनको इस्लाम की नहीं हुई थी, तो वो अच्छे चल रहे थे। तो वो, अगर आप उस टर्की की ग्रोथ को देखें तो उनकी ग्रोथ सिर्फ एक चीज पे थी, वो था सेल टैक्स। और उन्होंने सेल टैक्स को शुरू किस तरह किया था कि उन्होंने एक कॉन्सेप्ट डाला था, बिजनेस लाइसेंस कॉन्सेप्ट, कि उस पर सारी चीजें कवर हो जाती थी और वहां से वो शुरू होते थे। हमारे पास एग्जाम्पल है टर्की की, हमारे पास एग्जाम्पल है बांग्लादेश की। ये दोनों हमारे मिलते जुलते कल्चर के लोग हैं। मोदी के जमाने में, जब मोदी आया है पिछले 5 साल में 5 करोड़ टैक्स पेयर ऐड हुआ है इंडिया में। 5 करोड़ टैक्स पेयर ऐड हुआ है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन हुई है तो टैक्स पेयर ऐड हुआ है ना।
अब हम ये कहते हैं कि हम इनफॉर्मल इकोनॉमी को अंदर नहीं लाएंगे और टैक्स बढ़ा देंगे, कैसे कर सकते हैं सर? मैंने कहा ना कि वो 4.5 करोड़ अकाउंट जिनमें सुबह शाम ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, आप कह रहे हैं कि मैं उनको अकाउंट में नहीं लाऊंगा और मैं एंटरप्रेन्योर को जगह दूंगा और फिर टैक्स बढ़ाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। एक सवाल ये है कि ये सारी डेटा जो है वो तो अवेलेबल है ना गवर्नमेंट के पास, मतलब आपकी जो प्रॉपर्टीज की हैं वो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज हैं, प्रोविंशियल अथॉरिटीज हैं, मुझे ये बताएं कि आपस में क्यों नहीं बात करते? है ना, आपको मैंने आपके सामने वो बैठा हुआ मेहताब, मैंने कहा ना कि बैंकों का डेटा एफबीआर से इंटीग्रेट इसलिए नहीं हो सकता कि पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन कभी इस बात से एग्री नहीं करती। जब मैं चेयरमैन था मेहताब, तुम्हें याद होगा, मैंने केस विड्रॉ कराया था, याद है आपको? याद है आपको? जब मैं चेयरमैन एफबीआर था, मैंने हाई कोर्ट का केस विड्रॉ कराया था, उनसे नहीं कराया था। आपने कराया था, ठीक है, फिर क्या हुआ? नहीं, फिर क्या हुआ? मैं तो आ गया, मेरी जात की बात नहीं है, मैं समझा रहा हूँ कि मैंने आपको आइडेंटिफाई कर दिया, आप कर लो। शबर बात यह है कि चलो बैंक्स का जो है बहुत पावरफुल थे, उसको छोड़ देना। मैं ये कह रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा मसला है, मतलब इट्स नॉट जस्ट बैंक्स। व्हाट अबाउट प्रोविंशियल टैक्स अथॉरिटीज, प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटीज, जो लैंड अथॉरिटीज हैं, वो सारी गवर्नमेंट में है, वो आपस में क्यों नहीं कोलैबोरेट करते? तो अगर गवर्नमेंट्स आपस में, असल में हमारी स्कैटर्ड गवर्नेंस है, हम हर आदमी अपने टर्फ को प्रोटेक्ट कर रहा होता है ना। अगर हम कोलैबोरेट करें, इशू ये है कि गवर्नमेंट्स आपस में भी कोलैबोरेट नहीं करती। तो अगर वो कोलैबोरेट करें, डेटा सारा अवेलेबल है। नादरा और एफबीआर आपस में कोलैबोरेट नहीं करते यार। फिर मैंने जब था, मैंने फसी साहब काफी देर से खामोश बैठे हैं। फसी साहब, आपने बहुत बातें सुनी, ये सारा आपका आखिरी आपको मैं देता हूँ, उससे पहले कि हम ऑडियंस के पास जाएं। पहली चीज जी, मेरे माजरत के साथ मुझे इस स्टेज से मायूसी नजर आई। पहले भी मैंने सुना, मुझे मायूसी नजर आई। हकीकत में आप दोस्तों को बताऊं कि मैं मायूस नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ग्रो किया, मैंने इस्लामाबाद में एक छोटी सी शॉप से बिज़नेस शुरू किया। आज मेरे 4-5 जगहों पे मेरी दुकानें हैं, और मैं जिस हालात में अपने वालिदैन को देखता था या उनसे पीछे देखता था, मैं और मेरे बच्चे उससे बहुत अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड गुजार रहे हैं, जो मैं इन बच्चों में भी देखता हूँ। तो पहली रिक्वेस्ट ये है कि मायूसी नहीं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि हम सब मिल के इस मुल्क को हमने चलाना है। इस मुल्क में यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, यहाँ पर ये चीज़ नहीं। सर, हमने मिल के जो हम अपने बिजनेस कम्युनिटी बात करते हैं ना, हमने इंशाल्लाह अल्लाह करे कि हमारा कारोबारी तबका ब्रांड कॉन्सेप्ट पे चला जाए। एक दुकान से दूसरी दुकान, उसी के अंदर जो अच्छी बातें हैं उसको आपने रिप्लिकेट करना है तीसरी जगह पर। अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं एक रेडी से लेकर दूसरी जगह पर। हमने बैंक को रिप्लेस कर दिया अपनी कमेटी के साथ। मेरा एक छोटा रेडी वाला भी कमेटी डालता है, मेरे बड़े से बड़ा दुकानदार भी कमेटी डालता है। अगर मुझे बैंक वाले वो सहूलत दे दें तो मैं वो लोकल कमेटियों को ख़त्म करके बैंक से शुरू कर दूंगा। अगर मेरे पास 23% इंटरेस्ट में इस वक्त दे सकता हूं, और मैं ओपन मार्केट से 30% के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर पैसे उठाता हूं अपने कारोबार के लिए, वही सहूलत मुझे गवर्नमेंट दे दे, बैंक दे दे, तो मैं अपने उस पैसे को वहां पर पार्क करूंगा। आप मेरे एंटरप्रेन्योर को कारोबार करने का मौका दें, वो कभी उस पैसे को सोने की शक्ल में या उस पैसे को प्रॉपर्टी की शक्ल में जो हमारी इकॉनमी के अंदर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं करते, कभी पार्क नहीं करेंगे। आपके जो मुल्क से बाहर लोग बैठे हुए हैं, उनको आप यहाँ पे इंडस्ट्री के लिए, उनको फैक्ट्रीज के लिए एनवायरनमेंट दें। वो यहाँ पे प्लाट खरीदने के लिए नहीं पूछेंगे, क्योंकि वो डेड इन्वेस्टमेंट होती है। उसके बाद मैं आपसे एक चीज़ अर्ज करूं कि मेरे दुकानदार को आप एक विंडो पे भेजें कि भाई वहाँ पर जाएं, आपने जो भी रजिस्ट्रेशन करवानी है, जो भी टैक्स करना है, उस विंडो से आपको मिल जाएगा। वो आपको फ़ौरन डॉक्यूमेंटेशन अपनी सारी की सारी खोल के देगा, क्योंकि वो इज़्ज़तदार तरीके से अपना कारोबार करना चाहता है। हम इजी पैसा के ज़रिए जैज़ कैश के ऊपर पेमेंट्स ट्रांसफ़र करते हैं, किस लिए कि मेरे उस दुकानदार का अकाउंट नहीं खुलता। आप उसका अकाउंट खोलने को इजी कर दीजिए, वो लाजमी आपकी इकॉनमी का हिस्सा बनेगा। और आखिर में मेरे उस दुकानदार को थोड़ी सी इज्जत दे दीजिए, प्रिविलेज दे दीजिए उसको। वो टैक्स पेयर है, उसको एक तो उसको इज्जत दे के कहीं ना कहीं उसको थोड़ी सी प्रिविलेज दे दें। हम सिर्फ ये मांगते हैं, हम इस इकॉनमी का पहिया चला भी रहे हैं, चला के भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू फसी साहब। देखिए सर, मैं सिर्फ किसी पर्टिकुलर जात के बारे में बात नहीं कर रहा, मगर मैं सुबह से ये देख रहा हूँ कि एक बड़ी पुरानी सेइंग है कि पैट्रियोटिज्म इज द लास्ट रेस्क्यू ऑफ द स्काउंड्रल। ये मैं इसको इस तरह की चीज़ें
मुझे कोई इंप्रेस नहीं करती कि हम मुल्क को चला के दिखाएंगे, ये होगा। हमें सारी बात करनी चाहिए प्रैक्टिकल, ABCD। जो बात ये कर रहे हैं, जो सारी बातें की हैं, मैं इनसे टोटली डिसएग्री करता हूँ। थैंक यू। ये सब टोटली डिसएग्री, मुझे कोई एग्रीमेंट नहीं है किसी बात से। ये जो बातें कर रहे हैं, ये बातें पिछले 20 साल से हो रही हैं, मगर मैं इन्हें ये समझा सकता हूँ कि जिनके साथ नेगोशिएशन हो रही है, सर एक मिनट, जिनके साथ नेगोशिएशन हो रही है, पहले आपने उनको जो बात कर रहा था ना, वो जो मेहताब, आपके पास स्पेस थी मैन्यूवर करने की, चर्या बनाने की उनको, या अपने आप को चर्या बनाने की। अब आपके पास स्पेस नहीं है, अब आपको वो करना पड़ेगा जो मैं कह रहा हूँ। सर वो भत्ताखोरों को रेंजर्स ने आके खत्म किया ना, MQM के जो आते थे कराची में, हमारे रेंजर्स ने आके उसको खत्म किया, इसीलिए किया कि उनको एक सिक्योरिटी का माहौल मिला। इंशाल्लाह कराची भी इस्लामाबाद बनेगा। थैंक यू। सो चूंकि यहाँ पे सारे रेंट सीकिंग करते हैं, थोड़ी सी रेंट सीकिंग मैं भी करूँगा, वो फ़ायदा उठाऊंगा अपने मॉडरेटर होने का। जहाँ तक रेगुलेशन की बात है, ये बिल्कुल भी हम नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल मादर पैदर आज़ाद कर दें इसको, बिज़नेस को। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप उसको आसान करें। आपने खुद ज़ैदी साहब एग्जांपल दी टर्की की, बांग्लादेश की, उन्होंने भी आसान किया। आप लैटिन अमेरिका में देखें तो उन्होंने जो इनफॉर्मल सेक्टर में है, वहाँ पे भी उन्होंने उनको पहले आसान किया, टैक्सेस को इकट्ठा करके दिया, और उसके बाद फिर जब वो थोड़े से नॉलेजेबल होते हैं तो वो फिर उसके बाद फिर उनको फॉर्मल सेक्टर में लेके आते हैं। अब हम आते हैं जी ऑडियंस की तरफ। कोई सवाल है तो काइंडली अपना सवाल रखिएगा, उसको कमेंट ना रखिएगा, बनाइएगा, लंबी तकरीर ना कीजिएगा, और पहले आइडेंटिफाई करें। सवाए डॉक्टर नदीम उल हक के, उनको सब जानते हैं, आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप सवाल करें, प्लीज़ कीप योर क्वेश्चन शॉर्ट। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। सर मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा था जी, अभी हमने जो एम्प्लॉयर की बात की है। आइडेंटिफाई योरसेल्फ प्लीज। जी, मेरा नाम उस्मान सईद है, और अभी जैसे आप सभी ने एम्प्लॉयर की बात की कि मौके होने चाहिए, बेहतरी होनी चाहिए, तो मैं एम्प्लॉई के हवाले से भी बात करना चाहूँगा कि एक एम्प्लॉई पूरा साल बहुत मेहनत करने के बाद उसको रिवार्ड ये मिलता है कि उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट लगता है। लेकिन इस दफ़ा ऐसे हुआ मेरे साथ कि इंक्रीमेंट लगने के बाद मैं एक टैक्स स्लैब में, अगली स्लैब में आ गया, उतना मेरा इंक्रीमेंट नहीं लगा जितना मेरा टैक्स बढ़ गया। तो एम्प्लॉयर की जब हम बात कर रहे हैं तो एम्प्लॉई के इस पेन एरिया को भी जी मेरा सवाल इसमें यह है कि जो अगर हम बात ये कर रहे हैं कि एम्प्लॉयर के लिए चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, तो जो एम्प्लॉई का पेन एरिया है उसके ऊपर भी टैक्स इस तरह से उसको दबोच लिया जाता है कि उसके ऊपर भी कोई रिलैक्सेशन या उसके ऊपर भी कोई सहूलत होनी चाहिए। थैंक यू। उनका सवाल सर ये है कि जो सारा बर्डन है वो सैलरी क्लास पे ज़्यादा गिरता है, उनको सहूलियात नहीं मिलती, तो उनको भी कुछ ना कुछ वो मिलना चाहिए थोड़ा सा। जी एग्री। बर्डन इसलिए भी है ना कि सैलरी क्लास बच नहीं सकती। ज्यादातर जो है वो उनको देना पड़ता है, बाकी लोग जो है ना वो कुछ कर लेते हैं। यार इस सर को माइक दें, डॉक्टर नदीम उल हक को माइक दें उनको। एक्सक्यूज, कोई बात नहीं सर, उनसे ही बाहर हैं सर। कैन आई आस्क क्वेश्चन? चले यार माइक देना, माइक किसके पास है? ये आगे। I have a question, please. It's Mohammad Armogan. I have a question from all of you. We have talked about a lot, tax and everything. मेरा सिर्फ छोटा सा सवाल ये है कि हम ट्रस्ट सरप्लस कैसे बिल्ड करेंगे इस कमेंटिंग इनफॉर्मल इकोनॉमी में? ट्रस्ट सरप्लस, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है, ट्रस्ट सरप्लस की बात करें। हाँ जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन? माइक, मुझे आप हाथ खड़ा करें, खड़े हो जाएं, मुझे आप नजर नहीं आ रहे कोई भी। जी आई एम तलत अनवर, प्रोफेसर, स्टेट बैंक मेमोरियल चेयर। जी मेरा सवाल ये है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो रेंट सीकिंग। किससे सवाल है आपका? सब पैनल से, स्पेशली शब्बर जैदी साहब ने अभी ये प्लॉट की बात की ना कि डिफेंस में प्लॉट जो है ना वो बिक जाता है और कंस्ट्रक्शन के बाद बिके कैंसिल हो जाए। ये बहुत आई अप्रिशिएट कि अगर प्लॉट कोई कंस्ट्रक्ट नहीं करता तो उसको कैंसिल कर देना चाहिए 1 साल के अंदर। ये द सेम थिंग इज हैपनिंग इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन पाकिस्तान, और स्पेशली जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है गवादर में, पाइड में रहते हुए मुझे मौका मिला कि वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी करूं जो कि सीपैक पे थी। तो मेरी ये फाइंडिंग थी कि जी जो प्लॉट गवादर में जो 10 लाख का प्लॉट था वो 5 करोड़ का हो गया है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ से होगी? एक जो रियल एंटरप्रेन्योर है जिसने इंडस्ट्री बनानी है वो 5 करोड़ का प्लॉट खरीदेगा, उसके कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बढ़ गई है।
इस सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो थे ना, जो 10-10 लाख के प्लाट थे, वो 2-2, 3-3 करोड़, 5-5 करोड़ के हो चुके हैं। तो हमने जो है ना रियल एस्टेट सेक्टर को प्रमोट किया है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने रियल एस्टेट सेक्टर को प्रमोट किया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए ज़रूरी है, जैसा शब्बर ज़ैदी साहब कहते हैं कि अगर कोई प्लॉट नहीं बनाता है तो अगले साल उसे कैंसिल कर दें, बजाय इसके कि आप वो प्लॉट 10 हाथों में बिक के एक 10 लाख का प्लॉट जो है ना 5 थैंक यू तलत साहब, आपका कमेंट आ गया, थैंक यू। मैं एक सेकंड सवाल, आर यू सेइंग कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन होने चाहिए या नहीं? सवाल क्या आपका? सवाल ये कि स्पेकुलेशन और रेंट सीकिंग को गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रमोट करती हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। हाँ, मैं पर्सनली समझता हूं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं होना चाहिए। ये एबरेशन क्रिएट करता है बाजार में, मार्केट सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना के चाहते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया को डेवलप करें, ये ओपननेस फिर क्या होना चाहिए अगर स्पेशल अच्छा सुने, आगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगी? उसके लिए ही जोन बनाया सुने, आगे सुन लेना। मैं ये भी कहता हूं कि सीपैक नहीं होना चाहिए, पब्लिकली कह रहा हूं, आपके सामने कह रहा हूं, ठीक है? सुन लेना सर, उनकी बात सुन ले पहले आप। तो आप बताएं, हाँ क्या कह रहे हैं आप? सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि स्पेकुलेशन को प्रमोट डिस्करेज करना चाहिए। गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं स्पेकुलेशन को प्रमोट करती है, जिसकी वजह से जो प्लॉट की कीमत जो है रियल एस्टेट, थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच, को हम प्रमोट करते हैं। हम जो है ना इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैसे प्रमोट करेंगे जब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी हाई हो जाएगी? ये जरा ऑफ टॉपिक है हमारी इस वक्त जो इनफॉर्मल और डॉक्यूमेंटेशन की बात हो रही है, तो काइंडली सर प्लीज सर, दिस इज हिरा अयूब, मैनेजर बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर एग यूनिवर्सिटी। इस टाइम पे मैं 30 बिजनेस आइडियाज और कंपनीज को प्रमोट कर रही हूँ। यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप और प्राइवेट कंपनीज को प्रमोट करने की बात की जा रही है। हेलो, आई एम ऑडिबल? जी, मैं मैनेजर बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर एग यूनिवर्सिटी बात कर रही हूँ। मेरे पास इस टाइम 30 डिफरेंट बिजनेस आइडियाज़ और कंपनीज काम कर रही हैं, मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि प्राइवेट बिजनेसेस को प्रमोट किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे इस सेशन से अभी तक क्रिटिसिज्म के अलावा कोई लर्निंग नहीं हुई। तो आप प्लीज़ मुझे बताएं कि आप लोग किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ, इन्होंने कहा जी कि मेरे पास जो है वो इंक्यूबेशन सेंटर में बहुत से आइडियाज़ हैं, 30 के करीब हैं, तो हम कैसे प्रमोट करें बिजनेस आइडियाज़ को, स्टार्टअप्स की बात कर रही है ना। बेसिकली आप कंसर्न, यू आर एक्सप्रेसिंग ए कंसर्न कि देयर इज नो प्रमोशन ऑफ स्टार्टअप्स इन दिस कंट्री, व्हिच इज करेक्ट। I mean, this is more of an observation in your question, and we can have a discussion on how to promote startups, क्या करना चाहिए. But obviously, high tax rates, शुरू में startups losses करते हैं. हमारे पास वो presumptive taxes and withholding taxes, they further discourage the new businesses. In fact, तो entrepreneurship को तो हम promote कर ही नहीं रहे ना. अगर मैडम, मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास 5-6 फेल्ड स्टार्टअप्स के कागज आए थे, और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं उनकी फेलियर की वजह टैक्स नहीं थी। और मैं आपको थोड़ा सा ही बता दूं कि अगर आपके पास अच्छे आइडियाज़ हैं तो अभी इसी बिल्डिंग में मैंने खुद देखा, सेशन अटेंड किया जहां पर हमारे पास कुछ इन्वेस्टर्स मौजूद थे। आप उनके पास आइए। इस्लामाबाद में भी हमारे पास ऐसे पोटेंशियल लोग हैं, आप अपने आइडियाज़ शेयर करें। इस्लामाबाद चैम्बर का प्लेटफॉर्म आपके लिए ओपन है, आप वहाँ पर आइए, और इंशाल्लाह अगर उसके अंदर पोटेंशियल हुआ तो हमारे पास इन्वेस्टर्स मौजूद हैं जो आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। एक क्वेश्चन था ट्रस्ट डेफिसिट का, आप में से कोई? नहीं, ट्रस्ट एक सवाल था कि ट्रस्ट डेफिसिट को सरप्लस में कैसे बदल दिया जाए। तो उस पर मेरा ये रिस्पॉन्स ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट को हम सब्सटेंशली रिड्यूस कर दें तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि पूरी दुनिया में गवर्नमेंट्स के ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट तो है। ट्रस्ट इज़ अ मेजर इशू एंड इट्स अ वैलिड कंसर्न। हमारे यहाँ तो खैर ये बढ़ता ही जा रहा है। इट हैज़, वी शुड एम टू रिड्यूस इट। सरप्लस हो जाना तो बहुत बड़ी ज़बरदस्त बात होगी। दैट वुड बी अ यूटोपिया। अली, आप? जी, मेरा नाम अली कमाल है, मैं उमर का दोस्त हूँ। और सर सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सारी बातें। माइक जरा पास करो अली। सर, टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है या इकोनॉमी को ग्रो करना? हमारा माशाल्लाह अभी आईपीपी का स्टार्टअप एक और लग रहा है, मतलब 4 और लग रहे हैं। पहले भी आईपीपी के स्टार्टअप्स लगे हैं हमारे पास माशाल्लाह। टोयोटा,
इतनी गाड़ियों के स्टार्टअप्स हैं हमारे पास, फौजी फर्टिलाइजर के स्टार्टअप्स हैं। स्टार्टअप्स तो बहुत हैं, उनको बहुत प्रोटेक्शन हम देते हैं। बट माई सिंपल क्वेश्चन टू यू इज, व्हाट द हेल इज डॉक्यूमेंटेशन? आई एम फुली डॉक्यूमेंटेड। मैं आईडी कार्ड दे दे के पागल हो गया हूँ। मैं कागज संभाल नहीं सकता। जैसे मेरे पास कागज है, मेरे पास एफिडेविट्स हजार है, मेरे पास हजार किस्म की चीजें हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन कब खत्म होगी? या धुएं निकल गए हमारे डॉक्यूमेंटेशन कर करके, और डॉक्यूमेंटेशन आप लोग मांगते हो। और नंबर 3 एक और चीज, ये जो इतनी लोग बातें करते हैं ना, प्लॉटों में इतने पैसे, यार मेरे से पैसे ले लो, मुझे थोड़े पैसे बना दो। मैंने जब प्लॉट लिए मार ही खाया, कोई पैसे नहीं है प्लॉटों में। ये बिल्कुल फ्रॉड एक बना हुआ है हामिद मीर शोज पे कि प्लॉटों में पैसे हैं। प्लॉटों में कहाँ पैसे हैं यार, मुझे भी बनवा दो। और अगर इनके पास इतने पैसे हैं प्लॉटों में, तो ये इतने अमीर क्यों नहीं हो, यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, और कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो काइंडली। यस, हैदर शराजी, जियो न्यूज से मैं हूँ, रिपोर्टर हूँ। अच्छा, ये SIFC के बारे में आपने जिक्र किया। SIFC इस वक्त दीगर इंस्टीट्यूशंस को बाईपास करके आ रहा है, और अनवारुल्लाह काकड़ भी किस कैपेसिटी में उसमें बैठते हैं अभी तक नहीं पता चला कि वो किस तरह साबिक के निगरान वज़ीर आज़म SIFC में आके बैठे। दूसरा, ये पूरे जिस्म को जिस तरह कैंसर हो चुका है, और हम डिबेट कर रहे हैं कि हमारी जिल्द पर ये स्याह धब्बा क्यों है। इस वक्त सियासी इस्तेहकाम नहीं है जो कि माशी इस्तेहकाम की बुनियाद है। उस तरफ कोई डिबेट नहीं हो रही कि सियासी इस्तेहकाम के लिए क्या किया जाए, कि हम तो बाद में माशी इस्तेहकाम की तरफ जाएंगे, पार्लियामान मजबूत होगी, सियासी इस्तेहकाम होगा कि वो डिसीजन खुलकर ले सकेंगे कि SIFC जैसे इंस्टीट्यूशन बनाकर बाईपास दीगर अदारों को नहीं किया जाएगा, उनको भी ऑनर किया जाएगा कि वो भी अपना काम करें और उनकी भी क्रेडिबिलिटी रहे। थैंक यू। पाकिस्तान का कोई सा ऐसा बड़ा बिजनेसमैन नहीं है जिससे मैंने डील नहीं किया, और वो ये कहते हैं कि हमें सियासी इस्तेकाम फौज के थ्रू चाहिए। और मैं गलत नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल साफ बात कर रहा हूँ। उनको 1 विंडो ऑपरेशन चाहिए। वो कहते हैं जी हमें 15 जगह पर रिश्वत नहीं देनी। और आप नोट कर लें कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में हमेशा इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस वक्त हुई है जब डिक्टेटरशिप टाइप पोजीशन रही है। ये आप हिस्ट्री पढ़ें, मैं थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ता हूँ। ये हमारी, अच्छा अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें हर 5 साल के बाद बीमारी होती है सेमी डिक्टेटरशिप टाइप गवर्नमेंट लाने की। मैं ये नहीं कर रहा डिक्टेटरशिप को सपोर्ट नहीं कर रहा, मगर एज अ बिजनेसमैन कभी आप ये सोचें, ईमानदारी से सोचें कि पाकिस्तान में कौन सा इंस्टीट्यूशन है या कौन सी शख्सियत है जिस पे मैं रिलाई कर सकता हूँ। कल नवाज शरीफ जेल में थे, इमरान खान बाहर थे, इमरान खान जेल में, नवाज शरीफ बाहर है, फिर शायद इमरान खान अंदर हो जाएंगे, नवाज शरीफ बाहर हो जाएगा। तो भाई मैं अगर इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ तो मैं कैसे उस पर पैसा लगा सकता हूँ? मुझे तो पैसा उस जगह पे लगाना है ना जिस पे मेरा रिलायंस हो, जो पाकिस्तान में हमेशा रहना है। तो सर ये जो आप लोगों की कहानी है ना कि सियासी इस्तेकाम आएगा तो माशी इस्तेकाम आएगा, ये कहानी गलत है। अगर आप आज डिक्टेटरशिप ले आएंगे, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि माशी इस्तेकाम आ जाएगा। और आप मुझे ये कह दें ये 10 साल रहेगा तो और भी ज़्यादा इस्तेकाम आ जाएगा, मगर मैं ये नहीं चाहता। अब SIFC आप बना के क्या डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं? आप टेक्निकली वही डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि यार ये जो बाकी बैठे हैं ना ये रेलेवेंट है, हम बैठे हैं, हम तुम्हें गारंटी कर रहे हैं। यही कह रहे हैं ना आप इनडायरेक्टली कि यार हम बैठे हैं, हम तुम्हें गारंटी कर रहे हैं। तो अच्छा, उन्होंने आपको पहले वो बाहर से कर रहे थे, अब वो अंदर आके कर गए, ठीक है। मगर ये बात पब्लिक में सामने लाओ ना यार, इसको छुपा क्यों रहे हो? ये तो मुझे अभी तक समझ नहीं आई। ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के एक्ट के अंदर बना हुआ है इदारा है, ठीक है। मेरा कहना है कि SIFC बिल्कुल ठीक है। इसलिए ठीक है कि यार वो 1 विंडो ऑपरेशन है। उसको ये पता है कि यार आज आसिम मुनीर साहब है, कल दूसरा आएगा, कल तीसरा आएगा, ये लोग कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। ये जो बाकी पार्लियामेंट में खेल रहे हैं ना, जो वो तो ऐसे मजाक खेल रहे हैं, इनका तो कोई भरोसा नहीं है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड बिजनेसमैन का माइंडसेट, देखो ना कि वो क्या सोच रहा है। मैं 10 साल के लिए इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, तो मुझे पता है। सवाल ये है कि सवाल ये नहीं, सवाल ये है क्यों नहीं कर रहे इन्वेस्टमेंट SIFC को? 1 साल हो गया। मैं ये कह रहा हूँ ना, SIFC को आपने प्रॉपर बताना है कि सर SIFC इसलिए है कि यहाँ मिलिट्री गवर्नमेंट रहेगी। और ये मैं इसको स्टेज आगे लेके चलता हूँ। इसको आप वो मॉडल कर दें जो 1970s और 80 में टर्की का था। वहां यही मॉडल था कि वो एक मिलिट्री का रोल हुआ करता था। आपके यहाँ भी रोल है, वो इनफॉर्मल था, अब इन्होंने फॉर्मल कर दिया बाय SIFC। ये अच्छी बात है उस सेंस में, समझ आई मेरी बात? बाकी असद साहब जवाब दे सकते हैं।
मेरा नहीं ख्याल कि ये हाइब्रिड सिस्टम जो है ना वो कोई डिलीवर कर सकता है। मेरे ख्याल में हमारी एक्सपेक्टेशंस, बिजनेसमैन की एक्सपेक्टेशंस जो है ना उससे आई थिंक दे आर ओवर एस्टिमेटेड। वी नीड टू चूज, यू नो, चूज क्या मतलब ये है कि आइदर वी शुड हैव डेमोक्रेसी, पूरी डेमोक्रेसी, उसमें गलतियां करके हम कुछ सीखेंगे आगे, या फिर अगर पावर्स टू बी, इफ दे वांट टू रूल देन दे शुड रूल डायरेक्टली। ये क्या बात हुई कि पावर हमारे पास है और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है? सो दिस डजंट वर्क। अली का क्वेश्चन था, पॉलिटिशियन अंदर हो जाता है और बाकी लोग साइड पे बैठे होते हैं। तो आप, मैं यही कह रहा हूँ, इसको आज डिसाइड इसको करो ना बात बैठकर कि यार डिवीजन ऑफ पावर में थोड़ी है वो नहीं, तो आपके आगे आप जब कह रहे हो कि आपके आगे नहीं है तो आप एक्सेप्ट करोगे क्या? आप सब एक क्वेश्चन जाती कि हमें रेवेन्यू ग्रोथ चाहिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए? अली ने पूछा था। आप मैं आपको सबको कह रहा हूँ, मैं आपके, मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे जो क्लाइंट्स हैं मैं उनसे इन्वेस्टमेंट गारंटी कराता हूँ, डिक्टेटर ले आओ मगर 20 साल के लिए आएगा। ये नहीं हो जाएगा, मेरी बात सुने, ये नहीं हो सकता कि डिक्टेटर आने के बाद मुशर्रफ साहब बोले 3 साल बाद मैं पीएमएल काफ लेकर आ रहा हूँ, फिर वो कहेंगे इलेक्शन होगा, डिक्टेटर लाओ, अभी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। देखिए इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आमतौर पर, सर एक मिनट सर, एक सवाल डिफरेंट है सर, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होता है आमतौर पर 10 ईयर्स, ठीक है? आप 10 साल की मुझे गारंटी कर दो शाहिद साहब, मैं आपको देता हूं गारंटी, मगर सवाल ये नहीं है। अब सवाल ये है गारंटी आप देने को तैयार नहीं हो, तो अब ये जो SIFC बनी है ठीक बनी है कि भाई वो कह रहे हैं कि यार हम हैं, हमसे बात करो। थैंक यू वेरी मच अली साहब। लास्ट कमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, आपका जो सवाल है कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए या टैक्स का ग्रोथ चाहिए, मेरी हम्बल सबमिशन ये है कि टैक्स का ग्रोथ जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ, दे गो टुगेदर। और इनफैक्ट इफ यू वांट टू इंक्रीज टैक्सेशन यू नीड टू कट द टैक्स रेट्स। टैक्स कलेक्शन, टैक्स रेट्स जो हैं वो इतने एग्जॉर्बिटेंट हैं, दे डिटर इन्वेस्टमेंट, दे डिटर इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमी जब नहीं होगी तो फिर आपकी टैक्स कलेक्शन भी नहीं होगी। तो ये आप देखें पूरी दुनिया में जहाँ जिन्होंने टैक्स रेट्स रिड्यूस किए हैं वो टैक्स कलेक्शन भी बढ़ती है, वहाँ टैक्स एवेजन रिड्यूस होती है। सो दैट इज वाई मेरा तो ये कंक्लूजन है कि इफ यू वांट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी you need to cut the tax rate, you need to cut the regulation, you need to reduce the litigation, and you need to cut the government, you need to reduce the government. Thank you. ये 4 चीजें आप कम कर दें, आपका मुल्क बेहतर हो जाएगा। Thank you everyone जी, I am really grateful. फसी साहब, last comments. बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीक साहब। कंक्लूड करना चाहूँगा इस हवाले से, मेरा ख्याल ये है, और अपने यंग बच्चे जो बैठे हुए हैं इनके लिए एक मशवरा भी ये है कि भाई ज़बान से ज़्यादा हाथ चलाना शुरू कर दो, इंशाल्लाह इकनॉमिक ग्रोथ भी आ जाएगी, मायूसी ख़त्म कर दो, और हमने मिल के इस मुल्क को आगे लेके जाना है। और हर बंदा अगर अपने आप को ठीक कर लेगा ना भाई, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि पार्लियामेंट में क्या होगा, अगर मैं अपने आप को, अपने घर को, अपने गली को, फिर अपने कारोबार को, अपने सर्कल को ठीक कर लूँगा, तो ये ग्रोथ आप इंशाल्लाह देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता हर जगह नज़र आ जाएगी। The session is closed now. Thank you very much, Asad साहब, Zaidi साहब, Fasi साहब. Thanks a lot for your participation and interesting discussion.